हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आज लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हमें 4 ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करनी है। पहला हमें देखना है वैक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बाद होता है ग्लाइऑक्सीजोम्स, उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे तो पावर हाउस कहा जाता है हमारे सेल का, एंड प्लास्टिड्स। तो वन बाय वन हम डिटेल में विथ डायग्राम सबको क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन सबको कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 वैक्यूल से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, 11th बायोलॉजी विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में एक बड़ा सा क्या है, सेंट्रल जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, वो सबसे बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहा जाता है। तो ये जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो वैक्यूल के बारे में आज हमें बात करनी है। ये एक एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा। ये प्लांट सेल में भी था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो पिंक कलर से दिख रहे होंगे नीचे की तरफ है, और यहाँ पे भी सेम ही है, पिंक और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमें देखना है वैक्यूल्स। ये अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो 7th नंबर का क्या है, ऑर्गेनेल है। ऑलरेडी हम तीन क्या है लास्ट 2 लेक्चर में देख चुके। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, राइट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनेल दैट हेल्प इन मेंटेनिंग टर्बिडिटी ऑफ सेल। जो सेल की टर्बिडिटी है उसे कौन सा ऑर्गेनेल क्या करता है, मेंटेन करता है। द प्रॉपर इंटरनल बैलेंस, जो इंटरनल बैलेंस होगा, जो सेलुलर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं उनमें, उसे कौन बैलेंस करता है, और टर्बिडिटी को कौन मेंटेन करता है। क्योंकि हर सेल में क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो द ऑर्गेनेल विच हेल्प इन मेंटेनिंग टर्बिडिटी ऑफ सेल एंड प्रॉपर इंटरनल बैलेंस ऑफ सेलुलर कंटेंट इज नोन एज वैक्यूल। कभी कभी ऐसी पूरी डेफिनेशन एमसीक्यू में देते हैं और आपको लास्ट का वर्ड लिखना होता है, तो ये उसमें भी आ सकता है। द ऑर्गेनेल विच हेल्प इन मेंटेनिंग टर्बिडिटी ऑफ द सेल एंड प्रॉपर इंटरनल बैलेंस ऑफ सेलुलर कंटेंट, इसे हम क्या कहेंगे, वैक्यूल कहेंगे। तो चलो वैक्यूल क्या होता है वो देख लेते हैं। वैक्यूल्स आर बाउंड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो इसके पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ मटेरियल को बाहर जाने देगी, कुछ मटेरियल को बाहर जाने से रेजिस्ट करेगा, बाहर का जो लेयर होगा वो। परमिएबल जो होता है वो क्या करता है, सारे मटेरियल को अंदर बाहर जाने देता है। ये सेमी परमिएबल है, मतलब कुछ मटेरियल को क्या करेगा, अंदर बाहर जाने देगा, और कुछ मटेरियल को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा। This membrane help in maintaining the composition of the vascular fluid। जो सेल सैप होता है, या उसे साइटोसोल कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, या उसके अंदर सेल के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है उसका कंपोजिशन मेंटेन करने में ये मेम्ब्रेन क्या करती, हेल्प करती है। क्योंकि ये मटेरियल को अंदर बाहर कर सकती है, सेमी परमिएबल है, इसीलिए जो रिलेटेड रिक्वायर्ड मटेरियल है उसे सेल के अंदर लेगी, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सेल से बाहर निकाल सकती है ये मेम्ब्रेन। कंपोजिशन ऑफ सेल सैप डिफर इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो ये जो सेल सैप होता है, हमारे जो वैक्यूलर फ्लूइड जो होता है, जो लिक्विड होता है सेल का, वो सेल वाइज वैरी होता है। हर एक का कंपोजिशन मतलब कंटेंट क्या होगा उसका, अलग अलग होगा, लेकिन हर सेल में ये प्रेजेंट होगा। वैक्यूल स्टोर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, और कंपाउंड्स आर हार्मफुल टू हर्बिवोरस। तो जो हार्मफुल होते हैं हर्बिवोरस के लिए, ऐसे कंपाउंड भी क्या होते हैं, वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में। और हर्बिवोरस जो होते हैं ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं, तो इनके वैक्यूल में ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो कभी कभी ऐसे हर्बिवोरस एनिमल के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं या फिर और कोई कंपाउंड हो सकते हैं। देयर बाय प्रोटेक्टिंग द प्लांट। तो ये क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते।
क्योंकि जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनको पता है ये प्लांट हार्मफुल है, इसे खाने से हमें प्रॉब्लम होता है, तो एनिमल उस प्लांट को खाते ही नहीं। तो इस तरह से प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बाय क्रिएटिंग द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो वैक्यूल में वो क्या होते, स्टोर होते। कभी कभी हम कहते हैं ये प्लांट ना इसे नहीं खा सकते, इससे ये एलर्जी होती है, इससे ये होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उसके वैक्यूल में ऐसे हार्मफुल कंपाउंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते। अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ पेटल आर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सच पिगमेंट इन वैक्यूल। तो वैक्यूल में पिगमेंट भी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे अलग अलग फ्लावर, तो अलग अलग फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव कलर में दिखते। अगर किसी भी प्लांट को देखोगे तो उसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट उसका फ्लावर होता है। क्यों, क्योंकि उसके पेटल को डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, कलर की वजह से हमें अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो पेटल से अट्रैक्टिव कलर आते हैं वो पिगमेंट की वजह से आते हैं, और वो पिगमेंट को कहाँ स्टोर किया जाता है, वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं प्लांट के। सो देयर आर 2 और 3 परमानेंट वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है, प्लांट सेल में कितने वैक्यूल्स हो सकते हैं, 2 या 3। 2 से कम भी नहीं होंगे और 3 से ज़्यादा भी नहीं होंगे। In some large plant cells, single large vacuole occupied the central part of the cell। जो मैंने आप लोगों को अभी डायग्राम दिखाई, वो लार्ज प्लांट सेल था, उसमें एक सिंगल वैक्यूल था जिसने सेंट्रल पार्ट को अबाउट 90% क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। पूरा आप लोग देखो उस डायग्राम में 90% ऑक्यूपाई किया है। तो जो सेल का पूरा वॉल्यूम है उसका 90% ये वैक्यूल क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कभी कभी एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है और इतना लार्ज होता है कि 90% सेल को क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। द सेल ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इज स्टोर हाउस ऑफ वेरियस आयन। तो ये जो स्टोर वैक्यूल्स होता है इसकी बड़ी साइज क्यों है, क्योंकि बहुत सारे आयंस को उसने क्या किया है, यहाँ पे स्टोर करके रखा है। मतलब हमारे जो सेल है, हमारा नहीं प्लांट का जो सेल है, प्लांट के सेल का जो स्टोर होगा, स्टोर रूम, वो स्टोर रूम कौन होगा, वैक्यूल होगा। स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड ऑफ प्लांट स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्रोटीन। जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, सीड्स जो होते हैं प्लांट के, तो सीड्स में ऐसे क्या है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। हमें पता है प्लांट सीड में बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन को कहाँ स्टोर किया जाएगा, उनके जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं उनमें स्टोर किया जाएगा। सीड्स में, प्लांट के सीड्स का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कहाँ स्टोर होगा, छोटे छोटे वैक्यूल में स्टोर होगा। और आप लोगों को बता दूं वैक्यूल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। इन एनिमल सेल देयर आर फ्यू इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। तो एनिमल सेल में कभी कभी प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत कम नंबर है और बहुत ही छोटी साइज है। इंटेक ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल बाय द फ्लैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। तो जब हम कोई भी फॉरेन मतलब बाहर से कोई भी मटेरियल बॉडी के अंदर लेते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है और वहाँ पे एक फूड वैक्यूल फॉर्म होता है, लेकिन बहुत छोटे होते हैं और बहुत कम साइज में होते हैं एनिमल सेल में। एक्चुअल डेवलप्ड कहाँ है, प्लांट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन पैरामेशियम। आप लोगों ने पैरामेशियम सब लोगों ने देखा होगा, पैरामेशियम सबको पता है। तो यहाँ इसके बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जिसकी साइज़ कम ज़्यादा होती है, जैसे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी साइज़ बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, ऐसा वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, पैरामेशियम में प्रेजेंट होगा। इट परफॉर्म द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। तो जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। और उसका एग्जांपल है पैरामेशियम। पैरामेशियम में भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को करेगा। एक्सक्रीशन मतलब जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी के बाहर फेंकने का काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर माइक्रोबॉडीज, मेंशन द टाइप एंड फंक्शन। तो माइक्रोबॉडीज आर माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड सैक फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। सेल बाउंड होते हैं मतलब क्या, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं मतलब मेम्ब्रेन से अटैच सैक जैसे स्ट्रक्चर होंगे, दोनों सेल में प्रेजेंट होंगे। माइक्रोबॉडीज कंटेन वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन विच दे आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप। तो ये जो माइक्रोबॉडीज है, सैक जैसा मटेरियल होगा, उस सैक जैसे मटेरियल में क्या स्टोर करेंगे, ये एंजाइम को स्टोर करेंगे। और एंजाइम डिसाइड करता है कि इनका कौन सा
टाइप होगा। तो पहला होगा स्पेरियोजोम और दूसरा होगा परऑक्सीजोम्स। तो दोनों को हम डिटेल में देखते हैं। पहला हमें देखना है स्पेरोजोम्स। तो स्पेरोजोम्स क्या है? दीज आर फाउंड मेनली इन द सेल इन्वॉल्व सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। जहाँ जहाँ पे सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ फैट होता है, जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, वो एंजाइम क्या होते हैं? स्पेरियोजोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोस्पर्म ऑफ द ऑयल सीड। जितने भी सीड से ऑयल मिलता है, ऑयल सीड्स आप लोगों को पता होगा, वेजिटेबल ऑयल कहाँ से मिलता है? ऑयल सीड से मिलता है। तो जितने भी ऑयल सीड्स है उनका जो एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म मतलब जो सबसे इनर वाला जो लेयर होगा, वहाँ पे क्या होता है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। हमें पता है ऑयल मतलब क्या है? फैट से। तो पहले सिंथेसिस करना पड़ेगा, फिर उसे क्या करेंगे? सीड में क्या करते हैं? प्लांट स्टोर करते। तो ये जो प्रोसेस होती है वहाँ पे क्या होता है? स्पेरियोजोम्स क्या होता है? यूज़ होता है। मेम्ब्रेन ऑफ स्पेरियोजोम्स इज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। तो इसका मेम्ब्रेन क्या होता है? हाफ यूनिट मेम्ब्रेन होता है। मतलब इसमें क्या होगा? ओनली वन फॉस्फोलिपिड लेयर। इस मेम्ब्रेन में कितने फॉस्फोलिपिड लेयर होंगे? एक ही फॉस्फोलिपिड लेयर होगा। ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। द मेम्ब्रेन ऑफ द स्पेरियोजोम्स कंटेन डैश डैश फॉस्फोलिपिड लेयर। तो आंसर होगा 1 या फिर ओनली 1। तो इसमें एक ही फॉस्फोलिपिड का लेयर होता है और इसका काम क्या है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। जो ऑयल सीड्स होते हैं उनके एंडोस्पर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ताकि ऑयल को क्या करे? सीड में स्टोर कर सके। सेकंड हमें देखना है परऑक्सीजोम्स। तो इट कंटेन एंजाइम दैट रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक H2O2 बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका काम क्या है? हाइड्रोजन एटम को सबस्ट्रेट जो होता है उससे रिमूव करना और उसे कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये भी एक टॉक्सिक मटेरियल है। और हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, तभी तो H2O2 बनेगा। एट द सेम टाइम peroxisomes also contain enzyme that convert टॉक्सिक H2O2 टू वाटर। तो H2O2 को H2O में कन्वर्ट करने का काम भी यही एंजाइम करते। मतलब पहले क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीजन यूटिलाइज करके क्या करेंगे? यहाँ पे H2O2 बनाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कुछ एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देंगे? वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये दोनों काम कौन करता है? परऑक्सीजोम्स करते, जिसके पास एक सैक जैसा मटेरियल है, उसमें एंजाइम प्रेजेंट है। कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल टेक प्लेस इन लीवर सेल बाय द परऑक्सीजोम्स। जो भी ह्यूमंस बींग्स है या फिर बॉडी में जो भी अल्कोहल फॉर्म होता है, हमारा लीवर उसे क्या करता है? उसे कन्वर्ट करता है अलग फॉर्म में। तो अल्कोहल टॉक्सिक है, उसे अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी कौन से एंजाइम करेंगे? परऑक्सीजोम्स करेंगे। सेकंड हमें देखना है ग्लाइऑक्सीजोम्स। इस पे क्वेश्चन आता है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सीजोम्स। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कंटेन एंजाइम दैट कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर। तो ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम की एक सैक है जो क्या करती है? फैटी एसिड को शुगर में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। इसे भी लिख के रखो कहीं तो भी। ग्लाइऑक्सीजोम का फंक्शन क्या है? टू कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू sugar. They can be observed in cell of germinating seed. Germinating मतलब जो सीड ग्रो करने वाले, जिनसे प्लांट बनने वाला है। तो ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उनमें क्या होता है? फैटी एसिड शुगर में ये क्या करते? कन्वर्ट करते। वेयर द सेल यूटिलाइज स्टोर्ड फैट एज अ सोर्स ऑफ शुगर। तो जो स्टोर फैट होता है सीड्स के अंदर, हमें पता है कि क्या होते हैं? फैट्स होते हैं ऑयल के फॉर्म में। तो ये जो फैट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? जब भी उसका जर्मिनेशन होने वाला होता है, इसे वो शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। टिल इट स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग ऑन इट्स ओन। जब तक वो प्लांट ग्रो करके उसके लीफ आके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते, तब तक सीड के अंदर जो फैट्स प्रेजेंट होता है वो फैट क्या है? शुगर का काम करता है। जब उसके प्लांट के लीफ आ जाएंगे, प्लांट कंप्लीट हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपना अपना शुगर बना लेगा। लेकिन जब तक वो खुद का काम खुद नहीं करता, तब तक क्या करते हैं? ये ग्लाइऑक्सीजोम्स फैट को शुगर में कन्वर्ट करते, ताकि उस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो। कहाँ पे? जर्मिनेटिंग सीड में, मतलब जो सीड ग्रो करने वाले वहाँ पे। अभी तक
ग्रो करने वाला है मतलब अभी तक लीफ प्रेजेंट नहीं है, लीफ प्रेजेंट नहीं मतलब अभी तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। जब तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है तब तक जो स्टोर फैट है उन फैट को शुगर में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ताकि प्लांट का जो है उसे न्यूट्रिशन मिले। तो देखो ये होता है ग्लाइऑक्सिसोम्स, ऊपर मेम्ब्रेन होगी, अंदर मैट्रिक्स होगा और सबसे सेंट्रल पार्ट उसे कोर कहा जाता है। कभी कभी डायग्राम भी पूछते 2 मार्क्स के लिए, कभी कभी डायग्राम देते नाम लिखने होते। तो ये देखो आपके बुक में दिया नहीं है लेकिन ऐसे होता है ग्लाइऑक्सिसोम्स, फैटी एसिड विद इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के साइड में ही प्रेजेंट होता है। तो ऊपर का जो लेयर होता है लिपिड मेम्ब्रेन होता है, अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, कोर प्रेजेंट होगा। ये थोड़ी कलरफुल डायग्राम थी। नेक्स्ट हमें देखना है माइटोकॉन्ड्रिया अल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों प्लांट और एनिमल दोनों सेल में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाए तो क्या लिखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एरोबिक रेस्पायरेशन। एयर के प्रेजेंस में जो रेस्पायरेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एरोबिक। एनएरोबिक का मीनिंग क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो एयर के प्रेजेंस में जो रेस्पायरेशन होगा उस रेस्पायरेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड रेड ब्लड सेल। ये एक एमसीक्यू पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, ऐसे सेल में, बैक्टीरिया में। और जो हम ह्यूमंस बॉडी या फिर जिनके बॉडी में भी रेड ब्लड सेल होते हैं, आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज के सेल में ये क्या है, एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब 2 जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होगा रेड ब्लड सेल जिसे हम आरबीसीज कहते हैं। बाकी सारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो चलो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने एक डायग्राम है, आपके बुक की ये डायग्राम देखो, वो अच्छे से समझ में नहीं आती है, अंदर के स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्लर डायग्राम है वो। ये सेम डायग्राम मैंने नेट से डाउनलोड करवाई आपके लिए। तो देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें आप लोग देखोगे कि अंदर पर्पल वॉयलेट कलर के क्या दिख रहे हैं, डीएनए दिख रहे, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे। उसके बाद डॉट ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, उसे कहेंगे राइबोसोम्स, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है। जो बाहर का फ्लैप होगा उस फ्लैप से लेकर अंदर तक लेयर में क्या होगा, मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन होगा। इंटर मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, तो इसे कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। और यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट होंगे, क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे जो दिख रहे हैं ब्राउन कलर के डॉटेड 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 स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे F0 एंड F1 पोर्शन होते हैं। F0 और F1 हमें पता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं ये। ओके, तो ये है हमारे सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देख सकते हो, या फिर आपके बुक में ये भी डायग्राम दी है, आपको जो अच्छे से समझ में आए वो ड्रॉ कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क के लिए, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप भी होमवर्क के नोटबुक में क्या करोगे, इसे ड्रॉ करोगे। इसे ड्रॉ करो आप लोग, ये अच्छे से दिख रही है। चलो अभी डायग्राम देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। देयर शेप में बी ओवल और स्पेरिकल और स्पाइरल स्ट्रिप लाइक। तो अलग अलग जो होंगे ऑर्गेनिज्म उनमें शेप थोड़ा सा वैरी होगा। ओवल शेप का हो सकता है, कहीं पे स्पेरिकल भी होगा और कहाँ पे क्या होगा, स्पाइरल स्ट्रिप लाइक भी होगा। ओके, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, मैंने आप लोगों को दिखाया आउटर और इनर 2 मेम्ब्रेन होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप भी होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल, मतलब जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो किसी भी मटेरियल को अंदर बाहर कर सकती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन जिसे पैरिन कहा जाता है और पर्सन्स पार्टिकल कहा जाता है। ओके,
तो ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा, इसलिए ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, किसी भी मटेरियल को बाहर अंदर कर सकती है। इनर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू फ्यू सब्सटेंसेस ओनली, जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो कुछ मटेरियल को ही अंदर बाहर करने देगी। परमिएबल मतलब मेम्ब्रेन से पास हो सकता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो परमिएबल होगी, लेकिन कुछ सब्सटेंस के लिए, सारे सब्सटेंस के लिए वो परमिएबल नहीं है। बाहर की मेम्ब्रेन सारे सब्सटेंस के लिए परमिएबल है, अंदर की मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंस के लिए परमिएबल है। बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय स्पेस आउटर चेम्बर, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इनर मेम्ब्रेन शोज सेवरल फिंगर लाइक और प्लेट लाइक फोल्ड, जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। तो फिंगर जैसे फोल्ड होंगे या प्लेट जैसे फोल्ड होंगे तो उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहा जाता है। मैंने दिखाया आप लोगों को डायग्राम में। इनर मेम्ब्रेन बियर पार्टिकल्स लाइक, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजोम्स कहा जाता है, और एंड साइटोक्रोम्स कहा जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं इनके पास। इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज अ कैविटी इनर चेम्बर, इसमें एक कैविटी होती है इनर चेम्बर कंटेनिंग फ्लूइड मैट्रिक्स, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स कंटेन फ्यू कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए, तो यहाँ पे जो होंगे इसमें थ्रेड जैसे क्या प्रेजेंट होंगे, कॉइल जैसे डीएनए प्रेजेंट होंगे, आरएनए प्रेजेंट होंगे, तो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होते। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, 70S टाइप के क्या होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। लिपिड्स प्रेजेंट होंगे एंड वेरियस एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं वो सारे एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और भी जो पाथवेज होते हैं जो होते हैं सेल में, तो वो सारे क्या होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। किसमें, मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन के कैविटी के चैम्बर में प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होगा उसमें आरएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे, लिपिड्स होंगे, क्रेब्स साइकिल के लिए या दूसरे पाथवे के लिए लगने वाले सारे एंजाइम्स यहाँ पे इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, स्टोर होंगे। डायग्राम तो आप लोग देख ही चुके हो। तो देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे अंदर देखो ये जो ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं राइबोसोम्स के, वहाँ पे जो गैप दिख रहा है वहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और इस मैट्रिक्स में इतने सारा मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियॉन्स कहा जाता है, तो देखो इसका एक हेड होगा, एक बेस होगा, और हेड और बेस को ज्वाइन करने के लिए एक पेडिसेल होता है। तो F1 F0, ये इस डायग्राम में जो F1 F0 दिखाया है, ये राउंडेड वाला नीचे वाला देखो ब्राउन कलर का सर्कल में जो बाहर निकाल के दिखाया है, वो एक्चुअल यहाँ पे जो ब्राउन कलर का, सॉरी ऑरेंज कलर का दिख रहा है वैसा स्ट्रक्चर है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं, डार्क डॉट जो दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, वो क्या है, F1 पार्टिकल है जिसे हेड कहेंगे हम। उसके नीचे ज्वाइन करने वाली जो होगी उसे पेडिसेल कहेंगे, और सबसे नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रियॉन्स है। आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, राइट अ नोट ऑन इट। तो अभी हमने देखा कि ये क्या स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है। द गिवन स्ट्रक्चर इज, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम्स कहते हैं, और F1 पार्टिकल भी कहा जाता है इसे। ओके, देखो ए जो है इसका उसे हेड कहेंगे जिसे F1 कहा जाता है, बी जो है उसे पेडिसेल कहेंगे जिसे F0 कहा जाता है, और सी जो है उसे फुट कहेंगे या फिर बेस कहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजोम्स, तो ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अभी। डायग्राम तो देख ली हमने। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स, तो जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर नंबर ऑफ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं राउंडेड हेड वाले, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजोम्स कहा जाता है। ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ हेड, स्टॉक एंड फुट, हर एक के पास हेड होगा, स्टॉक होगी और फुट होगी। हेड को F1 से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए इसे लॉलीपॉप हेड फेस भी कहा जाता है। टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, तो ये जो हेड होगा ये मैट्रिक्स की तरफ होगा, और जो फुट होगा जिसे बेस कहा जाता है, F0 कहेंगे उसे, इज एम्बाइडेड इन द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के साइड में होगा ये। ओके, हेड एक्ट एज एंजाइम ATP सिंथेसिस, इस हेड पे क्या होगा,
जो एंजाइम का जो है एटीपी सिंथेसिस होता है, और फ्रूट क्या होता है, प्रोटॉन चैनल होता है। ऑक्सीजोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटॉन पंपिंग एंड एटीपी सिंथेसिस। तो इसके दो काम है, एक क्या है, एटीपी का सिंथेसिस करना जो इसका हेड का पार्ट करेगा, और दूसरा क्या है, प्रोटॉन का पंपिंग, मतलब जो भी प्रोटॉन्स नीडेड है, आयंस नीडेड है, उस आयन को अंदर पंप करेगा मैट्रिक्स के अंदर। वो काम कौन करता है, इसका बेस करता है, या उसे फूड भी कहते हैं F0। मतलब F1 का काम है एटीपी सिंथेसिस, और F0 का काम है टू पंप द प्रोटॉन्स इनसाइड द मैट्रिक्स। यूज़ योर ब्रेन पावर, और कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने। वाई डू वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल, एक्सप्लेन इन डिटेल। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल, गिव रीज़न। तो ये से 2 मार्क के लिए आने वाली ये क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया possess ऑक्सीजोम्स ऑन इट्स इनर मेम्ब्रेन। These ऑक्सीजोम्स टेक एक्टिव पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी मोलिक्यूल। हमें पता है एटीपी क्या है, एनर्जी है। तो एटीपी एनर्जी में जो ऑक्सीजोम्स से अभी हमने देखा, उसका हेड के पार्ट में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और बेस के पार्ट में क्या होता है, प्रोटॉन का पंपिंग होता है। तो ये दोनों प्रोसेस कहाँ होंगे, ऑक्सीजोम में होंगे। और ये ऑक्सीजोम्स कहाँ प्रेजेंट होते, ये ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते माइटोकॉन्ड्रिया में। ड्यूरिंग सेल रेस्पायरेशन, जब भी कोई सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, एटीपी मोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब रेस्पायरेशन करते एरोबिक रेस्पायरेशन, तो एटीपी मोलिक्यूल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, इट इज़ एक्यूमुलेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर एक्टिविटी। जो सेल की एक्टिविटी है, सेल की एक्टिविटी के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एटीपी की सिंथेसिस ये कर रहा है, तो सेल के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है एक्टिविटीज़ के लिए, ये सारा कौन प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। ओनली माइटोकॉन्ड्रिया कैन कन्वर्ट पायरोविक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। जो पायरोविक एसिड होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करने का काम कौन कर सकता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। तो ये एटीपी की ज़रूरत कौन पूरी कर सकता है, ये, क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन का सिंथेसिस कर सकता है। बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीज़न माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इन सारे रीज़न की वजह से इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस। तो 2 मार्क के लिए आप इतने 3 पॉइंट लिख सकते हो। तो सेलुलर रेस्पायरेशन एक वर्ड आया है यहाँ पे, तो ये देखो सेलुलर रेस्पायरेशन का थोड़ा सा डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, आपके बुक में नहीं दिया है ये। लाइट एनर्जी जो होती है, सनलाइट एनर्जी, तो क्लोरोप्लास्ट उनको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ करेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन C6H12O6 फॉर्म होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया को दिया जाएगा एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन होगा, और यहाँ पे प्रोडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, वापस वो क्लोरोप्लास्ट में आएगा और क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकाला जाएगा। इसे कहा जाता है सेलुलर रेस्पायरेशन। आर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, फंगाई, मोस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ऑलमोस्ट 99.9% सब में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सम ऑफ दीज हैव द सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियंस। किसी किसी में एक ही होता है और लार्ज साइज का होता है। बट फ्रिक्वेंटली द सेल हैज़ 100 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब अगर एवरेज निकालोगे तो 100 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते, प्रेजेंट होते। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को रिलेट विद द सेल्स लेवल ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी है उस पर डिपेंड होगा कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, पावर प्रोवाइड करेगा। अगर ज़्यादा एक्टिविटी हुई और कम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे तो वो सेल की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी। मतलब सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड होगा कि उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, सेल दैट मूव और कॉन्ट्रैक्ट हैव द प्रोपोर्शनली मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल। जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी होते है, जहाँ पे मूवमेंट होती है और कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव सेल जो होते हैं वहाँ पे कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे।
मैच्योर रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन लैक माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे ब्लड आरबीसी जो होते हैं ह्यूमंस में, मैच्योर रेड ब्लड सेल, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल द डायग्राम एंड राइट डाउन द डिटेल ऑफ कंसेप्ट इन योर वर्ड। तो कंसेप्ट हम देख चुके हैं, डायग्राम को लेबल करना है तो उतना आप लोग कर सकते हो। सिर्फ उन्होंने क्या है, डायग्राम की पोजीशन चेंज की है, तो आपको यही डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करके सारे नाम लिखने। तो इतना लिख सकते हो, 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलो अभी प्लास्टिड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। व्हाट आर प्लास्टिड्स, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दीज आर डबल्ड ऑल वॉल्ड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग डीएनए, आरएनए एंड 70s राइबोसोम्स। मतलब ऐसी जगह, ऐसा ऑर्गेनेल जिसमें सिर्फ डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्लास्टिड्स कहा जाता है। दे आर लार्ज इन साइज एंड कैन बी ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये क्या होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं और कहाँ पे दिखेंगे हमें, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी दिख जाते हैं। प्लास्टिड्स कहा जाता है जिनमें डीएनए, आरएनए और क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन ऐसा भी आता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। तो इसमें 3 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसके 3 टाइप होंगे। पहला होगा लिकोप्लास्ट, दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होगा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बहुत बार सुन चुके हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट पे डिपेंड होगा। पिगमेंट मतलब कलर्ड सब्सटेंस। लुकोप्लास्ट डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, तो इसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर वेरियस शेप एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज में अवेलेबल है। दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, तो इनको न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन से फॉर्म में होते हैं ये, अमाइनोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, उसके बाद होता है इलाइप्योप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल को, एंड एल्यूराप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को। मतलब स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करने के लिए अलग अलग क्या होंगे यहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, और तीनों के नाम यहाँ पे दिए। ये भी एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के नज़रिए से। नेक्स्ट है, बोथ ल्यूकोप्लास्ट एंड द अमाइनोप्लास्ट डू नॉट कंटेन फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। इनका काम क्या है, सिर्फ न्यूट्रिएंट को क्या करना, स्टोर करना। ये अलग अलग शेप और साइज में अवेलेबल होते हैं। इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे, सिर्फ स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो सेकंड है यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, इट कंटेन पिगमेंट लाइक कैरेटिन एंड द ज़ैंथोफाइल्स। कैरेटिन पता है आपको, आपने कैरेट देखा होगा, कैरेट में कैरेटिन प्रेजेंट होता है, टोमेटो में भी होता है। दे इम्पार्ट रेड, येलो, ऑरेंज कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। जो फ्लावर और फ्रूट को रेड, येलो और ऑरेंज कलर आते हैं, वो क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट। जिस प्लांट में क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट होंगे वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, रेड, येलो, ऑरेंज कलर में रिफ्लेक्ट होंगे, आइदर उनके फ्लावर में या उनके फ्रूट्स में। इसीलिए मैंने तो बोला कि कैरेट है, जो टोमेटो है, येलो कलर की जो कैप्सिकम आती है, ये जो होंगे ऑरेंज कलर का, कभी कभी कैरेट आप लोगों ने देखा होगा। ये जो सारे स्ट्रॉबेरीज है, ये सारे फ्लावर और फ्रूट में जो कलर आ रहे हैं, ये कलर क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट नाम के पिगमेंट में, मतलब कैरेटिन और ज़ैंथोफाइल नाम के पिगमेंट की वजह से। दिस प्लास्टिड्स आर फाउंड इन कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये प्लास्टिड का काम क्या है, फ्रूट और फ्लावर को अलग अलग कलर देना। कौन से कलर दे सकते हैं, रेड, येलो एंड ऑरेंज। पोटैटो लुक्स वाइट इन कलर। जो पोटैटो होता है वाइट कलर का होता है, सब लोगों ने देखा है पोटैटो को कट करके, बट उसके फ्लावर जो होते हैं ना, रेड कलर के पेटल्स होते हैं। क्यों रेड कलर के पेटल्स के फ्लावर होंगे, आई होप आप लोगों ने पोटैटो का प्लांट देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो गूगल करके देख लो। तो उसके जो फ्लावर होते हैं रेड कलर के होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट, जिसमें कैराटिन या ज़ैंथोफाइल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बहुत जानते हैं। ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है ये प्लांट का। इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होते हैं ग्रीन कलर के।
अलॉन्ग विथ अदर एंजाइम, इसके साथ बहुत सारे एंजाइम भी काम करते, दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करेंगे, शुगर का प्रोडक्शन करेंगे बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट सेल्स एंड सेल ऑफ अल्गी एंड फ्यू प्रोटिस्ट लाइक यूग्लेना कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो बहुत सबके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, कुछ अल्गी के पास प्रेजेंट है, प्लांट के पास प्रेजेंट है, और यूग्लेना नाम का जो प्रोटिस्ट है, हमने पहले चैप्टर में देखा है यूग्लेना, तो इसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन स्पायरोगायरा, जो स्पायरोगायरा होगा उसमें रिबन शेप के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते। ये ग्रीन कलर के क्लोरोफिल होंगे, ग्रीन कलर के पिगमेंट होंगे। जितने भी प्लांट है, प्लांट के लीफ हमें ग्रीन कलर के दिखते, क्यों ग्रीन कलर के दिखते, क्योंकि उनमें क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इन डिफरेंट इट डिफर इन साइज, नंबर एंड शेप इन वेरियस सेल्स। तो अलग अलग सेल में क्या होंगे, ये अलग अलग साइज, नंबर और शेप में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। हमें पूरा फोटोसिंथेसिस देखना है, तब हम डिटेल में देखेंगे इसे। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ऑर्गेनेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन प्लांट, राइट नोट ऑन इट्स स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन द प्लांट। स्टार्च मतलब शुगर ही है, स्टार्च इन द प्लांट। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो ग्रीन कलर के क्या है, क्लोरोफिल है। तो देखो इसकी डायग्राम, क्लोरोफिल देखोगे तो ऐसे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे आप लोगों को। डॉटेड राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, थाइलाकॉइड लेयर होती है इसमें, उसका मेम्ब्रेन होता है, ल्यूमेंस प्रेजेंट होता है, ल्यूमेला होता है, इनके पास स्ट्रोमा प्रेजेंट होती है। ये सारा हमें फोटोसिंथेसिस में हर एक का यूज़ देखना है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, इंटरनल मेम्ब्रेन होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी होता है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगा, डबल मेम्ब्रेन है, ग्रैन्यूम प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, जो कॉइन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम में थोड़ी ब्लर थी, तो मैंने ये डाउनलोड करवा ली थी। आपको जो इजी लगे वो आप लोग ड्रॉ करके देखो आपके होमवर्क के नोटबुक में। तो चलो थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल अलॉन्ग विथ अदर एंजाइम्स। अभी हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ शुगर और स्टार्च बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल और अल्गी और कुछ प्रोटीज जैसे यूग्लेना के पास क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। स्पायरोगायरा में रिबन शेप के होते। अलग अलग प्लांट में साइज, नंबर और शेप क्या होगा, डिफर होगा। इन प्लांट इट फाउंड इन ग्रीन रीजन। जितना भी प्लांट का ग्रीन रीजन होता है, वो ग्रीन रीजन क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसलिए मैंने बताया कि लीफ में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। मेनली इन मेसोफाइल ऑफ लीफ, जो मेसोफाइल होता है लीफ का, वहाँ पे ये क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। दिस क्लोरोप्लास्ट इज लेंस शेप के होंगे। इट कैन ऑल्सो बी ओवल, स्पेरिकल और रिबन लाइक। तो कौन से भी शेप के हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अ सेल में कंटेन सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट। किसी किसी सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन लार्ज साइज का होता है। एज इन क्लाइमेडोमोनस। क्लाइमेडोमोनस जो है उसमें एक ही क्या है, क्रोमोजोम है, क्लोरोप्लास्ट है, और वो क्या है, बिगर साइज का है। एंड देयर आर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल सीन इन द मेसोफाइल सेल। मतलब अगर एक लीफ उठाओगे प्लांट का, तो उसमें 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट क्या हो सकते हैं, मेसोफाइल लेयर में प्रेजेंट होंगे लीफ के प्लांट के। सिर्फ क्लाइमेडोमोनस में क्या होता है, एक ही होता है, और लार्ज साइज का सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन एंड डबल वॉल्ड क्लोरोफिल इज लेस परमिएबल। जो अंदर का वॉल होता है, डबल वॉल स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, वो लेस परमिएबल है, मतलब अंदर से बाहर, लिक्विड को अंदर बाहर ज़्यादा कर नहीं सकता। इनसाइड द कैविटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन देयर इज अनदर सेट ऑफ मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक सैक जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। एंड दे आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ द स्टैक कॉल्ड एज ग्राना। तो वो क्या होते हैं, अरेंज किए जाते हैं, और उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, ग्राना कहा जाता है। तो थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन के अंदर थर्ड जो मेम्ब्रेन है उसे थाइलाकॉइड कहेंगे, और अरेंज होती है स्टॉक के फॉर्म में, तो उसे क्या कहेंगे, हम ग्राना कहेंगे। द ग्राना इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली। तो स्ट्रोमा लैमेली क्या है, ये जो ग्राना है एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन से,
एक मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल से ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर होंगे उनको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्पेस आउटसाइड द थाइलाकॉइड इज फिल्ड विद द स्ट्रोमा, जितना भी स्पेस है थाइलाकॉइड का अंदर उसे स्ट्रोमा ने क्या कर लिया है, कवर्ड कर लिया है। द स्ट्रोमा एंड स्पेस इनसाइड द थाइलाकॉइड कंटेन वेरियस एंजाइम इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जितना भी स्पेस है अंदर, स्ट्रोमा के अंदर और थाइलाकॉइड के अंदर, वो सारा स्पेस अभी बताया कि पूरी तरह से फील्ड है। वो फील्ड कौन करते, कुछ एंजाइम्स, वेरियस फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, उसे कवर करते हैं, क्योंकि ये इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना है। लाइक अदर प्लास्टिड्स, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट अल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। तो इसके अंदर भी डीएनए और राइबोसोम क्या होते, प्रेजेंट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज द प्रोटीन हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक सेल। तो हमारे बॉडी में इंसुलिन नेचुरली क्या होता है, सिक्रेट होता है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है, एक प्रोटीन है इंसुलिन, मतलब पैंक्रियाटिक सेल उसे क्या करता है, सिक्रेट करता है। नेम द कंपोनेंट दैट परफॉर्म द रोल ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री एंड ड्रॉ द देयर लेबल स्ट्रक्चर एज सीन इन प्रोकैरियोट एंड ईकैरियोट। तो इंसुलिन, जिनके बॉडी में इंसुलिन नेचुरली सिक्रेट नहीं होता, डायबिटिक पर्सन होते वो, उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है क्योंकि उनका पैंक्रियाटिक सेल इसे रिलीज नहीं करता। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है जिससे प्रोटीन हार्मोन क्या करता है, सिंथेसिस करता है पैंक्रियाटिक सेल में। तो राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज दैट सिंथेसिस द प्रोटीन यूजिंग जनरल इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूज करके राइबोसोम क्या करते हैं, इसे सिंथेसिस करते। तो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास प्रेजेंट होती है, डीएनए के पास। तो देखो ये राइबोसोम से सबसे नीचे वाला है कंप्लीट राइबोसोम, बड़े साइज का, उसके पास दो सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। दोनों प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होंगे, यूज होंगे। एक साइड में प्रोकैरियोट दिया है, दूसरे साइड में ईकैरियोट दिया है। तो देखो प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, जो कंप्लीट राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोट में 30S होंगे, ईकैरियोट में 80S होंगे। उसके बाद 50S सब यूनिट होंगे इसके पास, मतलब 23 RRNA होंगे, 5 RRNA होंगे और 34 क्या होंगे, प्रोटीन। तो दोनों में अलग अलग है। उसके बाद दोनों के पास क्या होंगे, एक के पास 40 सब यूनिट है ईकैरियोट के पास, और प्रोकैरियोट के पास कितने सब यूनिट है, 30 सब यूनिट है। और सबसे स्मॉल सब यूनिट हर एक के पास प्रेजेंट होता है। तो ऐसा राइबोसोम का स्ट्रक्चर होगा प्रोकैरियोट। स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ नंबर ऑफ सब यूनिट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए यहाँ पे कंपेयर करके दिया है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, हमने आज 4 पॉइंट देख लिए। तो जहाँ जहाँ पे मैंने एमसीक्यू पॉइंट बोला है वहाँ वहाँ पे आपका क्या करो, उतना आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लो। उसके साथ डायग्राम सारे आपको खुद से ड्रॉ करके सारे नाम लर्न करने हैं डायग्राम के। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।